लेकिन आप हम सब समझते हैं कि लोकतंत्र कितना लागू होता है, संविधान कितना लागू किया जाता है। तो आज जो सवाल बार-बार उठता है कि 80-85% लोग आज भी आज़ादी का सही मतलब नहीं जानते। तो वो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि ये जो टोपीदारी है जितने, इन्होंने आपस में ऐसी बाउंडिंग की है कि हमें तुम्हें ये रास्ता लगने नहीं देते हैं, और जब हमसे मिलते हैं तो किसी और रंग में मिलते हैं। बड़े-बड़े लेक्चर देता व्यक्ति को आप देख सकते हैं, तो जब उसके हाथ में डाइस और वो खड़ा होता है, माइक होता है, तो हमें ये महसूस होने लगता है, यदि हम उसे पहली बार सुन रहे होते हैं, कि भाई इससे बढ़िया मसीहा या इससे बढ़िया नेतृत्व देने वाला शायद ही कोई दूसरा हो। लेकिन जैसे ही वो डाइस से मन से नीचे उतर के आता है, आप नंबर मांगने चले जाइए, तो आपको नंबर वो नहीं देगा। हमारे स्कूल में होल शोल जो है होल्ड होता था। चाहे वो हमारी प्रेयर का टाइम हो, तो प्रेयर में भी इनका ही होल्ड होता था, या परेड का होता था, या और कोई कल्चरल एक्टिविटी का प्रोग्राम होता था, तो उसमें इंचार्ज जो है मदनलाल जी होते थे। तो आप इनके सहारे जो है स्कूल को सही ढंग से चलाते थे। अब आज जो है इस पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर जो इन्होंने पुस्तक लिखी है, मैंने कई बार इनको पहले भी कहा था कि आपकी जो कविताएं हैं काफ़ी आ रही हैं, अगर आप इनका संग्रह करके प्रसारित करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वो हमारी जो है कामना पूरी करिए मदन जी, और इसके लिए हम आपको जो है शुभकामनाएं देते हैं कि आपने जो विजिट किया है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप जो है इसी तरीके से आगे कंटिन्यू। हमारी तरफ से भी मदनलाल जी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई। पुस्तक का गेटअप, आकार, प्रकार, पृष्ठ संख्या, कविताओं की सेटिंग करीब-करीब इस तरह है, और अच्छी किताब है, मतलब लाइब्रेरी में सजाने लायक किताब है। आप ले जाएँगे तो निश्चित तौर से अपनी जो भी आपने लाइब्रेरी बनाई होगी, उसमें ये किताब अपनी जगह बना देगी। और ना सिर्फ बुक शेल्फ में जगह बनाएगी, जब आप इनकी कविताओं से गुजरेंगे, तो ये आपके मनों में भी जगह बनाएगी और अपने आपके विचारों में भी जगह बनाएगी। उसका कारण ये है कि हिंदी साहित्य में एक प्रश्न हमेशा से ही खड़ा हुआ है कि जो साहित्यकार है, जो कुछ देखता है, जो कुछ लिखता है, जो कुछ अनुभव करता है, तो वह स्वयं उस पर कितना खरा उतरता है। तो ऐसे बहुत ही बिरले रचनाकार हैं, जिनके बारे में हम आश्वस्त रहते हैं कि जिस कवि से आप मिल रहे हैं, वो वास्तव में कवि है, और वो व्यवहार में कवि है, वो लेखनी में कवि है, वो पर्सनैलिटी में भी कवि है। आप किताबों में उसे कवि के रूप में देखेंगे, बातचीत में कवि के रूप में देखेंगे। तो ये जो समरूपता है, ये समरूपता किताब से भी बड़ा संदेश समाज के लिए बन जाता है। कई ऐसे साहित्यकार आपको मिलेंगे जो तरह-तरह के गणित लगाते हुए, कहने के लिए वो हिंदी में लिखते हैं, लेकिन होते गणितज्ञ हैं, और गणित लगाते हुए वो बड़े-बड़े पुरस्कारों तक पहुँच जाते हैं। लेकिन हमारी जो विचारधारा है, ये बड़े-बड़े पुरस्कारों तक पहुँचने वाली विचारधारा नहीं है। हमारा जो साहित्य है, ये यश-काय हो जाने का साहित्य नहीं है। ये संघर्ष का साहित्य है, ये वेदना का साहित्य है, ये समाज की उन्नति का साहित्य है, और हम इसको अपनी लेखनी से मिश्रित अवश्य करते हों, लेकिन ये असल में धरोहर समाज की होती है, समाज के उपयोग के लिए होती है। तो ऐसी किताबें जो समाज को दिशा दें, समाज की कमियों को बताएँ, व्यक्ति की कमियों को बताएँ, ऐसी किताबें मनुष्य के हमेशा ही काम आती हैं। अभी इसमें 2 कविताएँ मदनलाल जी ने पढ़ कर के सुनाई हमको, एक तो गिद्ध सुनाई है और एक गिरगिट जो शीर्षक कविता है। आप इस पर विचार करेंगे, कवि की अपनी दृष्टि होती है, लेकिन आप विचार करेंगे कि प्रकृति ने गिरगिट को रंग बदलने का जो हुनर दिया है, गुण दिया है, वो सेल्फ डिफेंस के लिए दिया है। तो यहाँ तक तो बात ठीक है। कोई व्यक्ति अगर सेल्फ डिफेंस में आकर के, परेशानी में आकर के थोड़ा बहुत हृदय परिवर्तन करें, विचार परिवर्तन करें और बच करके कहीं से जीतें। लेकिन यदि दूसरों को छलने के लिए रंग परिवर्तित करें, जैसे कि इसमें टोपी का जिक्र महेंद्र जी ने किया, असल में ये टोपी संकुचित तो नहीं करती है कहीं से, लेकिन हाँ, उस वर्ग को निकाल करके सामने लाती है जो ज़्यादातर जनता का शोषण करता है। अब ये सिर्फ नेता ही नहीं है, ये प्रमुखता को दर्शाने वाला एक साइन है। टोपी जिसके सर पे है वो मुखिया आदमी है, वो सिर्फ नेता नहीं है, वो कोई भी प्रमुख हो सकता है, किसी भी वर्ग से हो सकता है। भाषा में, समाज में, साहित्य में, आपके घर में मिलेगा टोपी पहनने वाला एक व्यक्ति जिसका होल्ड होगा। मतलब समाज की छोटी इकाई, जो सबसे छोटी इकाई परिवार होती है, वहाँ भी कोई ना कोई आपको टोपीधारी मिल जाता है, छोटा भाई
भाई हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो अगर गिरगिट की तरह रंग बदले सेल्फ डिफेंस में तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर वो सबकी आंखें चुंधिया करके केवल अपना मुँह सीधा करे तो यहाँ सामाजिक तौर से बड़ी हानि होती है। और ऐसी अवस्था में कवि का दायित्व बन जाता है कि ऐसे रंग बदलते गिरगिटों को बेनकाब करें, उन गिरगिटों को सामने लाएं जिनसे हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। मैं एक वाक्य अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ कि मेरे दोनों हाथों में ढाल रहती है, तलवार नहीं, जबकि युद्ध में तलवार और ढाल दोनों चाहिए। अब मैंने दोनों हाथों में ढाल इसलिए संभाली है कि हमलावर हर जगह है, मैं हमलावर नहीं। जो मुझ पर हमला करता है मैं उस पर भी हमला नहीं करता। तो मेरे दोनों हाथों में ढाल है। कभी एक ऐसा ही व्यक्ति होता है, वो हमलावर कम होता है क्योंकि वो संवेदनशील हृदय का मालिक है, वो परकाया प्रवेश का गुण जानता है, वो दूसरों के दुख को घर में बैठकर एहसास कर सकता है। वो भले ही हाथ से व्यंग लिख रहे हो हमारे मदन लाल जी की तरह, लेकिन आप इनके अंतर मन को अगर टटोलिएगा तो उसमें भी आपको ख्वाबों के शमशान मिल जाएंगे, इच्छाओं की दफन की गई कब्रें मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएगी। और कोई एक ऐसा समय भी होता होगा, क्योंकि कभी हो जाना कोई आसान काम नहीं है। कभी हो जाना किसी चीज़ को शिद्दत से महसूस करना, भाव को, विचार को, परिवार को, समाज को, इन सब से जब आप एक आंतरिक यात्रा करते हुए अनुभव तक जाते हैं, अनुभव की गहराई और विचार की उत्कृष्टता तक जाते हैं, तो कहीं लेखनी चलती है और आदमी विवश होता है। अब मैंने जैसा कहा कि आदमी के हाथ में तलवार नहीं होती, ढाल होती है। अब तलवार नहीं है तो लेखनी है तो बस उसी से दर्ज कर देगा, अपनी पीड़ा दर्ज करेगा, समाज की पीड़ा दर्ज करेगा और कोशिश करेगा कि भाई अगर मैं होता तो समाज में ये जो बुराई है उसको मैं ऐसे दूर करना चाहता, या समाज में मैं ऐसा बदलाव स्वरूप देखना चाहता हूँ। जैसे रैदास ने कहा कि जिसमें सबको अन्न मिलता हो ऐसा चाहो राज में, है ना। तो कवि तो तभी प्रसन्न रहेगा रैदास मुनि जब वहाँ सबको अन्न मिलता हो, सब सुखी रहते हो, सबको समान अधिकार मिलते हो। आज संवैधानिक दौर है, लोकतंत्र के, आप हम सब समझते हैं कि लोकतंत्र कितना लागू होता है, संविधान कितना लागू किया जाता है। तो आज जो सवाल बार बार उठता है कि 80-85% लोग आज भी आज़ादी का सही मतलब नहीं जानते, तो वो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि ये जो टोपीदारी है, इन्होंने आपस में ऐसी बाउंडिंग की है कि हमें तुम्हें ये रास्ता लगने नहीं देते हैं, और जब हमसे मिलते हैं तो किसी और रंग में मिलते हैं। बड़े बड़े लेक्चर देता व्यक्ति को आप देख सकते हैं, तो जब उसके हाथ में डाइस पर वो खड़ा होता है, माइक होता है, तो हमें ये महसूस होने लगता है, यदि हम उसे पहली बार सुन रहे होते हैं, कि भाई इससे बढ़िया मसीहा या इससे बढ़िया नेतृत्व देने वाला शायद ही कोई दूसरा हो। लेकिन जैसे ही वो डाइस से मन से नीचे उतर के आता है, आप नंबर मांगने चले जाइए तो आपको नंबर वो नहीं देगा। किसी उसके विभाग से संबंधित आप कोई भी ऐसी बात कह दीजिए कि भाई हम आपकी मदद की हमें यहाँ ज़रूरत है, तो वो आपको टाइम नहीं देगा। तो टाइम नहीं देगा तो वो समझिए वो यही है जो उच्च वर्ग में तब्दील हुआ वर्ग है, और ये टोपी वाला उच्च वर्ग है। और उच्च वर्ग केवल जातीयता के दायरे में नहीं है, क्लासिफिकेशन किसी भी वर्ग की, मतलब किसी भी समाज की, किसी भी जाति में, किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, वो हमारे बीच में भी हो सकता है। तो उसको पहचानना हमारा काम है और उसको समझाना, उसको दिशा देना भी हमारा काम है। हमारे से मतलब तो लेखनी के मालिक है, जो लिखने के मालिक है। और मदन लाल जी के बारे में हम इसलिए आश्वस्त हैं कि मदन लाल जी दो दृष्टि से ये कार्य करते हैं। एक तो सामाजिक दृष्टि से करते हैं और दूसरा व्यक्तिगत तरीके से करते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत तरीके से जब करते हैं तो ये नैतिक मूल्यों की तलाश करते हैं मनुष्य के। तो मनुष्य के जो नैतिक मूल्य हैं, चाहे वो जैसे इसमें लोमड़ी को चालाक कर बता दिया, बगले भगत को अवसरवादी बता दिया, कुत्ते को स्वामी भक्ति का गुण दे दिया, तो इसके अनुसार जो मनुष्य के स्वभाव में जो तब्दीलियाँ हैं, आप डायरेक्ट किसी को नहीं कह रहे हैं। तो आप जब डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं तो आपको प्रतीक लेने पड़ेंगे, उपमान लेने पड़ेंगे, और आप किसी का सहारा लेकर के कहेंगे। तो मदन लाल जी ने प्रकृति से ऐसी ऐसी चीज़ें उठाई हैं, गिद्ध हो, गिरगट हो, गिरगिट हो, लोमड़ी हो, कौवा हो, स्वान हो, भुजंग हो, है ना, सांप हो, कछुआ हो, तरह तरह के वे चीज़ें उठाई हैं जिनके माध्यम से सीधा सीधा व्यक्ति के बदलते स्वभाव पर वार किया जा सके, उसको सचेत किया जा सके, उसको बताया जा सके कि तुम जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, ये डायरेक्शन मनुष्य होने की नहीं है, ये जानवर हो जाने की है। आपने मनुष्य का विकास तो देखा ही है कि हम कैसे जानवर से मनुष्य हुए हैं, विज्ञानवाद की तरह से देखेंगे। आप दारूवाद देखेंगे, सर्वाइवल फिटेस्ट, जंगल राज की बात होती है, उसमें जो योग्य होता है वही ठहरता है। योग्यता की लड़ाई केवल जंगल राज में नहीं है, वो पूरी प्रकृति में है, मनुष्य समाज में भी है। लेकिन योग्य कोई भी व्यक्ति ऐसा जो सही मायने में योग्य होता है,
वो किसी को कमज़ोर करके योग्य नहीं होता है, अगर ये एक शर्त मनुष्य पे लागू करें, क्योंकि यही वो डिफरेंस है जो हमें जानवर से अलग करता है। जानवर इतना नहीं सोचता है। शेर को अगर शिकार चाहिए, भूख लगी है, तो वो किसी के प्राण की परवाह नहीं करेगा। गिरगिट को अगर अपनी जान बचानी है तो वो मिट्टी के पर अगर चल रहा होगा तो मिट्टी के रंग में हो जाएगा, पेड़ की शाखा पे होगा तो शाखा के रंग में हो जाएगा, वो जान बचाने के पर्पज से। लेकिन मनुष्य में ये डिफरेंसेस आते हैं, वो केवल अपने दायरे में सोचता है, व्यक्तिवादी दायरे में सोचता है, सेल्फ डिफेंस में सोचता है या अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। लेकिन मनुष्य तमाम जानवरों से, कायदे में तो मनुष्य भी एक जानवर ही है, दो पाया प्रकृति का, सृष्टि का, लेकिन वो दूसरे जीवों जंतुओं से इसलिए आगे आ गया है क्योंकि उसने दूसरों का ख्याल किया है, उसने दूसरों का ध्यान रखना सीखा है। वो कई बार अपने हाथ का निवाला दूसरों को दे सकता है, वो किसी की दर्द में काम आ सकता है, पैसे नहीं दे सकता है तो किसी का पैर दबा करके उसकी सेवा कर सकता है, किसी को हॉस्पिटल पहुंचा सकता है। ये सब काम कौन करता है? ये मनुष्य करते हैं। मनुष्य करता है तो वो सृष्टि के समस्त जीवों जंतुओं से आगे है, ये उसी का इस दुनिया में राज है। अब उल्टी गंगा इसलिए बह गई है कि मनुष्य होने के पथ पर जाते जाते उसने यू टर्न ले लिया है। जैसे मदन लाल जी बता रहे भाई, मनुष्य में अब सांप का पर्याय तो जो है, तो गिद्ध का पर्याय तो मनुष्य है। गिद्ध लुप्त हो रहे हैं, भले ही हो जाओ, यहाँ तो बहुत सारे गिद्ध पहले से हैं, हमें तुम्हें लुप्त होने की कोई चिंता ही नहीं है, तुम जाते रहो, है ना। लेकिन इतने कहने से ये हास्य है, लेकिन व्यंग्य के साथ ये बहुत बड़ी पीड़ा भी है। ये मनुष्य समाज की, मनुष्य की बहुत बड़ी त्रासदी भी है और हमें विचार करने पर मजबूर करती है कि भाई एक गिद्ध जो केवल सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के तहत हमारे बीच में रहा करता था, आज हमारे विकासवाद के जो जो बुलडोजर ही कह लीजिए, आज तो बुलडोजर ही चल रहा है, विकासवाद का जो बुलडोजर चला है उसमें बहुत सारे जीव जंतु नगरों से, महानगरों से लुप्त हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। जानवरों ने तो कितना मनुष्य का नुकसान किया होगा। मनुष्य ने पेड़ पौधों, पहाड़, यहाँ तक कि अरावली भी पहाड़ियों तक चली गई है बाहर, उनको भी कह दिया इतने मीटर तक की ये सब चीज़ें। तो ये सब कौन कर रहा है? ये टोपीधारी कर रहे हैं, ये प्रभु वर्ग कर रहा है, प्रभुत्व संपन्न वर्ग कर रहा है। और वो वर्ग केवल किसी एक जाति से, एक समाज से नहीं निकल करके आता है, वो तमाम जातियों में से निकल करके आ रहा है। लोकतंत्र ने, संविधान ने जो शैक्षिक आज़ादी दी, संघर्ष की आज़ादी दी, संगठन की आज़ादी दी, उसके तहत हमारे लोग दोहरे चरित्र के भी आए हैं, सभी जगह से आए हैं। और इस समय जो राज है वो दोहरे चरित्र वाले लोगों का राज है। इसलिए ये पुस्तक आज के समय में इतनी सटीक बानगी प्रस्तुत करती है कि व्यक्तिवादी स्तर से लेकर के सामाजिक स्तर तक, प्रकृति के स्तर पर, तीनों स्तर पर हमें पुनः विचार करने के लिए विवश करती है। एक एक कविता कोई ना कोई सार्थक संदेश देती है। हमने तो 2-3 बार फैकल्टी में बैठ करके पढ़ी है। कई लोग ये सोचते हैं साहित्यकार एक बड़ी चीज़ होती थी, पहले हुआ करती थी। मैं तो ये कहता हूँ भैया, साहित्यकार की तो कोई सेवा शर्त होनी ही नहीं चाहिए। हम और मदन लाल जी फैकल्टी में सपील पर बैठ करके सारी कविताएं ठीक की हैं, है ना। तो हमारी कोई वो नहीं, हमारी गोष्ठी पार्क में हो सकती है, कहीं पर भी हम गोष्ठी कर लेते हैं, किसी मोहल्ले में, पड़ोस में, दिल्ली के NCR एरिया में कहीं भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम साहित्य अकादमी को साधना नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारी जो आवाज़, जो कुछ समाज का सत्य है या जो जीवन का सत्य है या जो कुछ साहित्य में जो दक्षता हमें हासिल हुई है, उसका प्रकाश उन कोनों तक पहुँचे जो किसी कारण हमारे समाज में वंचित रह गए। यही हमारे साहित्य का वास्तविक उद्देश्य है। और साथियों, हर्ष का विषय है कि मदन लाल जी ने आज पहला मील का पत्थर इस उद्देश्य के साथ, इस गिरगिट के रूप में साहित्य समाज में, दलित समाज में, अम्बेडकरवादी साहित्य समाज में स्थापित कर दिया है। हम हृदय से मदन लाल जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप मन से कवि हैं, आप कलम से कवि हैं, आप हमारे मित्र कवि हैं। बहुत बहुत बधाई। थोड़ी देर की बात आ जाओ, हो गया। किताब यार 2-4